इस वीक में हमें क्वेश्चंस 4-5 आए और जैसे मैंने अपने क्लाइंट्स को एक्सप्लेन करता हूँ, तो मेरे माइंड में ये है कि क्यों ना जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनको भी जो जो रेगुलर क्वेश्चन आते हैं 1 हफ्ते में, तो उनके बारे में डिस्कस किया जाए। तो इस वीक में जो क्वेश्चन आए हैं, वो तकरीबन 4-5 क्वेश्चंस थे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो स्टूडेंट बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए या जो मेरे फ्रेंड्स घूमना चाहते हैं, कोई विजिट वीज़ा पे या टूर करना चाहते हैं बाहर, तो उनके लिए ये जो मैंने 4-5 क्वेश्चन जो इस वीक में हमारे पास हॉट क्वेश्चंस थे, वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स का आता है कि सर कि 6 बैंड ईच की ज़रूरत पड़ेगी आइल्स में, या हमें कितने बैंड लेने पड़ेंगे कि हमारा कनाडा का वीज़ा जो है वो ईज़िली ग्रांट हो जाए। तो जैसे आपको मालूम है कि 2018 से पहले एक एसपीबी प्रोग्राम होता था, स्टूडेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम, उसमें 5.5 बैंड 1-2 में भी वीज़ा आ जाते थे। उसके बाद फिर 2018 के बाद एसडीएस शुरू हुआ, जिसमें 6 बैंड ईच की रिक्वायरमेंट कनाडा डाली। पर अब 10 अगस्त 2023 के बाद अब कनाडा ने अपने रूल चेंज किए। उसमें इन्होंने ये बताया कि आपके ओवरऑल 6 होने चाहिए। ओवरऑल 6 का सबसे बेनिफिट ये है कि आज से कुछ टाइम पहले मेरे जो स्टूडेंट्स से या फ्रेंड्स से या क्लाइंट्स से व्यूअर से उनके रीडिंग मॉड्यूल में खास तौर पे 5.5 आ जाते थे, तो उनको 2, 3, 4, 5 बार भी अटेम्प्ट करना पड़ता था। तो कनाडा की जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है या जो कॉलेजेस है, उन्होंने ये चीज़ ध्यान में रखी कि 6 बैंड ईच कुछ टफ बन जाता है, क्योंकि खासतौर पे जो विलेजेस में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ बन जाता है। तो ओवरऑल 6 का मतलब है चाहे आपके एक मॉड्यूल में 4.5 भी हैं, एक में 5.5 भी हैं, 2 में 5.5 है, तो ओवरऑल आपका जो बैंड स्कोर है वो 6 होना चाहिए। 6 का मतलब क्या होता है? 6 का मतलब होता है, देखिए 4 मॉड्यूल होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। इन 4 मॉड्यूल में टोटल जो आपको लेना है वो सभी को प्लस करके यदि 4 करें तो 6 आना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आपके एक मॉड्यूल में 7 बैंड है, दूसरे मॉड्यूल में आपके 5 बैंड है, फिर आपके 6 बैंड हो गए और फिर आपके मान लो 5.5 बैंड हो गए। तो यदि चारों मॉड्यूल्स को प्लस कर दें और 24 आ जाए या 23 भी आ जाए, तो उसको 4 से डिवाइड करना होता है, जिसकी एवरेज लेनी होती है। तो यदि आप 4 से डिवाइड करते हैं, चारों मॉड्यूल का एक बार प्लस कर लो, आपके 7 है, 5.5 है, 5.5 है या 6 है, या मान लो 4.5 भी है, तो चारों को प्लस करके ओवर 4 कर दीजिए, तो एवरेज ले लीजिए। तो वो यदि 6 आता है तो आप कनाडा स्टडी करने जा सकते हैं। तो ये जो बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी कि सर 6 ई चाहिए या किसी मॉड्यूल में 5 बैंड भी आ जाते हैं, 4.5 भी आते हैं, तो उसका क्या लिंक है? तो आपके 4 मॉड्यूल्स को प्लस करके ओवर 4 करके, मतलब बटा 4 करके यदि आपके 6 बैंड आते हैं तो आप कनाडा के लिए एलिजिबल हो। तो ये तो हो गया आइल्स की बात। यदि आप पीटीई की हुई है तो ओवरऑल आपके 60 स्कोर हो पीटीई में, तब भी आप कनाडा एसडीएस में जा सकते हैं। देखो पहले एसडीएस नॉन एसडीएस था कि एसडीएस 6 बैंड ईच था और एक में 5.5 होते थे, तो आपको नॉन एसडीएस में कन्वर्ट किया जाता था। अब आइल्स में आपके 6 ओवरऑल और पीटीई में 60 ओवरऑल, और टोफल किया तो 83 आपके होने चाहिए स्कोर। तो ये जो क्वेश्चन था ये बहुत बार बार क्वेश्चन किया जाता है, और कई जो मेरे स्टूडेंट्स, प्रोस्पेक्टिंग स्टूडेंट्स हैं, व्यूअर्स हैं, जो वो यदि कनाडा जाना चाहते हैं, पर्टिकुलर कनाडा की बात कर रहा हूं मैं, तो ओवरऑल 6 आइल्स में और ओवरऑल 60 पीटीई में और 83 आपके टोफल में यदि ओवरऑल हो तो आप कनाडा जा सकते हैं। हाँ, यदि आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है तो कोशिश ये करिए कि आपके 6 बैंड ईच हो। 5.5 एक मॉड्यूल में कुछ एक्सेप्टेबिलिटी हो सकती है कुछ यूनिवर्सिटीज में, बट आप ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए आपकी कोशिश करो कि आपके 6 बैंड ईच हो। न्यूजीलैंड के लिए भी आपके 5.5 एक मॉड्यूल में हो तो आप जा सकते हैं। यूके की बात करें तो वो भी 5.5 आपके 1 या 2 मॉड्यूल या 3 मॉड्यूल में हो तो यूके जा सकते हैं। जो विदाउट आइल्स करते हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ है, क्योंकि इंटरव्यूज भी उनकी बहुत टफ होती हैं और कैश लेटर निकालने में भी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, टाइमिंग्स बहुत लग जाते हैं। हाँ, सीबीएसई बोर्ड में आपके 70-80% मार्क्स है, तो और इंग्लिश में आपके मोर देन 70% मार्क्स है, तो चांसेस बन सकते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आप इंग्लिश में लगा सकते हैं। और ऐसे आपने यूएसए ना, यूएसए के लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए वहां पर आपकी बाकी इंटरव्यू जो है वो इंग्लिश में होनी है।
उसमें मान लीजिए आपके 5 बैंड भी हैं, ओवरऑल 5 बैंड भी हैं, तभी आप यूएसए का जो वीज़ा है वो अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि वीज़ा अफसर ने आपसे पूछना है कि आप क्यों जा रहे हो, वो सारा इंग्लिश में पूछना है। तो यदि आप इंग्लिश में उनकी बातों का जवाब दे सकते हो, चाहे आपकी जो फ्लुएंसी है वो इतनी बढ़िया नहीं भी है, पर आपकी कन्विंसिंग पावर अच्छी है कि आप उनको कन्विंस कर सकते हो, तो फिर आप यूएसए भी जा सकते हो। तो कनाडा के लिए मैंने बात की, और साथ में मैंने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, यूके और यूएस के बारे में बताया, ताकि किसी भी स्टूडेंट को यदि वो ये क्वेश्चन आता है तो ये वीडियो उनको समझ आती है, आगे शेयर कर सकते हैं, तो क्लैरिटी हो सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है वो है कि जो बैंक स्टेटमेंट है, मैं विजिटर वीजा की बात कर रहा हूँ या टूरिस्ट वीजा की बात कर रहा हूँ, कि बैंक स्टेटमेंट कितने टाइम की हो कि हमारा जो वीजा है वो इजी ग्रांट हो जाए। देखिए, जो कोई भी कंट्री है जहां पर आपने घूमने जाना है, सबसे पहले आपकी ट्रांजैक्शन देखते हैं कि आपके पास बैंक में कितने पैसे पड़े हुए थे, अभी पड़े हुए हैं, कैसे आपने ट्रांजैक्शन की, आपने आप कैसे आप खर्च कर रहे हैं, आप क्रेडिट कार्ड से खर्च कर रहे हैं, आपको कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो आपकी जो बैंकिंग है वो आपका एक मान लीजिए होरोस्कोप बन जाती है, आपका एक्सरे रिपोर्ट बन जाती है, जिससे एक वीजा ऑफिसर को काफी कुछ क्लैरिटी मिल जाती है। तो कोशिश ये करिए, देखिए आमतौर पे तो 4 मंथ्स की जो स्टेटमेंट है वो जरूरी होती है, इससे कम की आप मत लगाइए। हम 6 मंथ्स की जो स्टेटमेंट है उसको रिकमेंड करते हैं, कई लोग 1 ईयर की भी लगाते हैं, तो अच्छी बात है। 1 साल की हाईली रिकमेंड करते हैं कि उसमें आपके वीजा के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि 1 साल में जो आपका परचेजिंग रहा या आपने जो भी ट्रांजैक्शन किया वो क्लैरिटी होती है। 6 मंथ्स में ठीक है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, वीजा हमारे 6 मंथ्स की स्टेटमेंट दिखाने पे भी काफी वीजा आए हैं। 4 मंथ्स में भी लोग कहते हैं कि सर अब जरूरी जाना है, इमरजेंसी है, किसी की मदर या फादर वहां पर बीमार होते हैं, या किसी ने अपने बेटा बेटी को मिलने जाना है, तो यदि वो 4 मंथ्स, इसे कम मत लगाइए, पर 4 मंथ्स लीस्ट और 1 साल तक की यदि आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन लगाते हैं तो चांसेस आपके वीजा के बहुत बढ़ जाते हैं, वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, यूएस हो, यूके हो, कोई भी कंट्री हो। तो आपको 6 महीने की जो एवरेज में बात कर रहा हूँ कि वो स्टेटमेंट लगानी चाहिए, पर स्टेटमेंट लगाने के साथ साथ 2-3 चीजों का और भी ध्यान रखिए। आपकी जो स्टेटमेंट है वो एक इंस्टॉलमेंट में पैसा मत डालिए। मान लीजिए आपके अकाउंट में 50,000 रुपया पड़ा हुआ है और आपने 2-3 महीने बाद कनाडा जाना है, तो आपकी एज के मुताबिक मान लो किसी कंसल्टेंट ने कहा कि आपके अकाउंट में 5-6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए होना चाहिए, या $10,000 अप्रोक्सीमेटली 6.5 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए, और आपने क्या किया कि 2-2 लाख की 3 ट्रांजैक्शन कर दी, तो ये रिकमेंडेशन में नहीं आती, आपका वीजा रिफ्यूज हो सकता है, बिकॉज जो आपने पैसा डाला वो वीजा लेने के लिए डाला, उनको मालूम होता है कि आपने जाने के लिए ये वीजा डाला है, आपका ये किसी से पकड़ा हुआ पैसा है, किसी फाइनेंसर से फाइनेंस किया हुआ पैसा है, आपका पैसा नहीं है। तो कोशिश ये करिए, यदि आपने ट्रांजैक्शन करनी है तो वीकली आप ट्रांजैक्शन करिए। जैसे मान लीजिए आपने 34,528 रुपीज, जैसे मान लीजिए कोई ओड फिगर्स है, ये आप ऐसे ट्रांजैक्शन करिए ताकि वो जो ट्रांजैक्शन है वो जेन्युइन हो, जेन्युइन लगे नहीं, जेन्युइन हो। तो उससे क्या होता है कि वीजा अफसर को आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो क्लैरिटी होती है कि ये जो पर्सन बाहर जा रहा है ये वाकई ही अपने दुख सुख के लिए जा रहा है, चाहे अपने बेटा बेटी के लिए जा रहे हैं या अपने माँ बाप के लिए जा रहे हैं। तो ट्रांजैक्शन आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए, और वो ट्रांजैक्शन आपकी आईटीआर के मुताबिक होनी चाहिए। अब आपने आईटीआर भरी हुई है मान लीजिए 3.5 लाख रुपए की, और आपके अकाउंट में 19 लाख रुपए पड़ा हुआ है। हाँ, सोर्स ऑफ फंड है तो बात अलग है, एकदम आप किसी से 5-5, 6-6 लाख रुपए डाल के 2-3 बार ट्रांजैक्शन कर लेते हो कि आपने 20 लाख डाल दिया तो आपका वीजा लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो पहली बात तो ट्रांजैक्शन प्रॉपर हो, दूसरा ट्रांजैक्शन और आईटीआर में कोहेरेंस हो, आपस में वो सिमिलरिटीज हो, ताकि वीजा अफसर को कंफ्यूजन ना हो कि आपका जो आप कमा रहे हैं, जो आप खर्च कर रहे हैं, उसमें कोई भी इम्बैलेंस है। तो ये बात तो होगी आपके टूरिस्ट वीजा की। तीसरा मुझे क्वेश्चन जो इस हफ्ते में आया वो ये है कि सर हम दुबई या सिंगापुर में यदि पढ़ने जाते हैं या घूमने जाते हैं तो क्या हम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, यूके जा सकते हैं? देखिए, इसका आंसर डायरेक्टली नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सपोज आपने एक बार, अब मान लीजिए दुबई आप चले गए और आके आपने 10 दिन बाद अपने कनाडा का वीजा लगा दिया या अप्लाई किया, तो जरूरी नहीं कि वीजा आपका ग्रांट हो जाएगा, हो भी सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, डिपेंड करता है प्रोफाइल पे। पर सबसे पहला पॉइंट आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा कि आप किस पर्पस के लिए कहां पर जा रहे हो। जैसे मान लीजिए आपने सिंगापुर, दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, आप ऐसे कुछ कंट्रीज में हो आए, 5-6 कंट्रीज में आप हो आए। अब वहां पर जाने का आपने स्टे कितना किया? यदि आप मान लीजिए कि आधा दिन या एक दिन वहां पर रहे और वहां पर इमिग्रेशन करके 4-5 दिनों में ये 5-6 कंट्रीज कवर कर ली, तो उनको मालूम पड़ जाता है कि आपने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाने के लिए इन कंट्रीज को ट्रेवल किया। तो आपका वहां पर जो ट्रेवलिंग मोड है वो एटलीस्ट 2 डेज या 3 डेज ईच होना चाहिए हर कंट्री में,
ताकि कम से कम उनको क्लैरिटी हो कि आपने 10-12 दिन लगा के आए हैं वहाँ पर, तो आपका जो मकसद है वहाँ पर वो सिर्फ आगे कंट्री में वीज़ा लेने के लिए नहीं है, आप वाक़ई ही अपने जो टूरिज़्म को एक्सप्लोर कर रहे हो, आपका वाक़ई ही इंटरेस्ट है घूमने में। तो ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये नहीं कि आप गए और हाथ लगा के बस अगली कंट्री में हमने जाना तो इसलिए हम थाईलैंड हुआ या मलेशिया हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यदि आप घूमना चाहते हैं तो इन कंट्रीज में जाने के बाद एटलीस्ट 6 महीने जरूर वेट करिए। यदि आप 5-6 महीने वेट कर लेते हैं तो वीजा अफसर को क्लैरिटी होती है कि सिर्फ आपने वहां पर जाने के लिए 10 दिन बाद आके वीजा अपने नहीं किया। हाँ, दूसरी बात यह कि आप वहां पर पढ़ने जाते हैं, मान लो दुबई में आपने 1-2 साल की स्टडी किया या आपने सिंगापुर में 1-2 साल की स्टडी किया, वहां पर आपने वर्क परमिट ले लिया 1-2 साल का, और आपके पास फिनांस प्रॉपर है जिस कंट्री में जाने के लिए, चाहे आप कनाडा जाना चाहते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे न्यूजीलैंड या यूएस यूके, तो चाहे आप पढ़ने के लिए गए थाईलैंड, सिंगापुर या दुबई, या घूमने के लिए गए, दोनों पर्पस बेस में आपका यदि नेक्स्ट कंट्री जाने का इरादा है, जाना चाहते हैं, तो वहां पर ठहरिए, वहां पर शो करिए कि हमारा जो मकसद था ये नहीं था कि हमने टच किया सिंगापुर और दुबई को और हमने कनाडा का वीजा अप्लाई कर दिया, ऐसा वीजा नहीं आता। तो ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहा हूँ, ये नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं और मुझे जिस हफ्ते में पूछे जाते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं 1-2 को बताऊंगा या 5-7-10 लोगों को बताऊंगा, तो वो उन तक की वो लिमिट में रह जाएगा। क्यों ना सोशल मीडिया को बेनिफिशियल में लिया जाए और आप तक ये बात पहुंचे। फोर्थ क्वेश्चन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये था कि अपोस्टल क्या होता है। जब मैं जैसे जैसे कहता हूँ कि आपको ये डॉक्यूमेंट अपने अपोस्टल कराने पड़ेंगे, वो कहते हैं वो क्या होते हैं। तो अपोस्टल एक्चुअली ये नेशनल नोटराइज होती है। ये जो लोग दुबई में काम करना चाहते हैं वहां पर, उनके लिए अपोस्टल जरूरी होता है। उन्होंने पढ़ाई करने जाना या काम करने जाना, तो इन दोनों मकसद में, इन दोनों पर्पज में, चाहे वो वहां पर काम करना जाना चाहते हैं शेंगन कंट्रीज में, चाहे पढ़ना जाना चाहते हैं। टूरिज्म में गलत बोल गया, टूरिज्म और विजिटर वीजा के लिए कोई जरूरत नहीं है अपोस्टाइल, बट पढ़ने के लिए और काम करने के लिए वहां पर अपोस्टाइल, यहाँ पर जो पटियाला हाउस है दिल्ली में, वहां पर आप जाके दिल्ली में जो पटियाला हाउस है वहां पर जाके आप नोटराइज करा सकते हैं इसको, उसको अपोस्टल कहते हैं। कई जो कंट्रीज हैं वो एचआरडी मांगती हैं, जिसे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कहते हैं। तो एचआरडी जो आपके कंसर्न बोर्ड्स हैं वहां पर आपको एचआरडी करानी पड़ती है, तो फिर अपोस्टल होता है। तो अपोस्टल का मैंने आपको बता दी कि एक नेशनल नोटराइज होती है जो कि पटियाला हाउस में दिल्ली में जाके आपको करानी पड़ती है, और फिर आप किसी भी शेंगन कंट्री में काम करने जा सकते हैं या पढ़ने जा सकते हैं। बेसिकली इसका मकसद ये होता है। तो ये जो क्वेश्चंस आपको आपसे डिस्कस करने का मकसद ये था कि आपको क्लैरिटी हो, ताकि किसी भी कंफ्यूजन में ना आए। ये जो 10-15 मिनट हम आपसे लाइव होते हैं, मकसद यही होता है। नेक्स्ट जो 2-3 क्वेश्चंस थे वो भी टाइमिंग्स की थोड़ी शॉर्टेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आईटीआर कैसे बने, जैसे जो होम मेकर है, जो फीमेल है बेसिकली, जो घर में काम करती हैं अपना और होम मेकर शो करती हैं किसी भी आईटीआर में, वो कितनी आईटीआर भरे। तो इसके लिए और भी 2-3 क्वेश्चंस है जो मैं जो पेंडिंग रहेगी, कोई टाइमिंग से अलाउ नहीं करते। तो नेक्स्ट फ्राइडे को मैं एक तो ये क्वेश्चन कैरी करूंगा कि जो होम मेकर फीमेल्स है आमतौर पे, खास तौर पे, कि वो कैसे अपना आईटीआर फिल करें ताकि उनका भी जो वीजा है वो इजीली ग्रांट हो। बाकी साथ में जो हॉट क्वेश्चन हो गए वो मैं फ्राइडे को डिस्कस करूंगा, और आप मेरे साथ लाइव होते हो और वीडियोस शेयर करते हो। हमारी 280 प्लस वीडियोस यूट्यूब चैनल पे हैं माई वीजा ओवरसीज के, तो वहां पर भी जाके आप इन चीज़ों की नॉलेज ले सकते हैं। और आपका बहुत बहुत थैंक्स कि आप हमारे साथ लाइव होते हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सत श्री अकाल।